एमपी बोर्ड इतिहास का सबसे टफ पेपर केमिस्ट्री 2026 का पेपर, जिस पेपर के साथ में एमपी बोर्ड ने हमें एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एमपी बोर्ड अपने पेपर का लेवल अपडेट कर चुका है। आज के इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एमपी बोर्ड उन्हीं इजी कॉन्सेप्ट को अब तोड़ मरोड़ कर टफ क्वेश्चंस के रूप में पूछता है। अगर आप 2027 केमिस्ट्री बोर्ड का पेपर देने वाले हो तो आज आप ये जानोगे कि किस प्रकार से एमपी बोर्ड किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आज भी आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करी तो वही गलती आप करोगे जो पिछले साल हजारों स्टूडेंट्स ने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो प्यारे फाइटर, स्वागत है एक बार फिर से अरिवियान के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, और हाजिर है आपके सामने आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके अपने सचिन भैया। तो दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2027 में हमें केमिस्ट्री के पेपर को इजी बनाना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो हमें किन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और साथ में पिछले साल जो स्टूडेंट्स ने गलती करी वो गलतियां हमें क्यों नहीं करनी है, और एक 2026 के पेपर का एग्जांपल लेकर आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से एमपी बोर्ड की डायरेक्शन बदल रही है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्या हुआ था यार पिछले साल के पेपर में क्या हुआ था, 2026 में ऐसा केमिस्ट्री के पेपर में क्या हुआ जिससे कि हजारों स्टूडेंट्स को निराशा का सामना करना पड़ा, और ये क्यों हुआ, क्या कारण रहा था इस बात का, और इसका समाधान क्या है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, साथ ही पिछले साल यानी कि 2026 के पेपर का एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि किस तरह से उन्हीं कॉन्सेप्ट से, उसी एनसीईआरटी से, उन्हीं चैप्टर से एमपी बोर्ड अलग प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो दोस्त, हजारों स्टूडेंट्स ने हर बार की तरह क्वेश्चंस की तैयारी करी, हर बार की तरह क्वेश्चंस याद किए, एकदम रट ली केमिस्ट्री को और पेपर देने पहुंच गए। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चंस देखें तो वो एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले जो वो याद करके गए थे, और फिर निराशा हाथ में लगी। जहां टारगेट लेकर गए थे 70 में से 70 नंबर लाने का केमिस्ट्री में, वही टारगेट 35-40 मार्क्स पर अटक कर रह गया। तो यही गलती अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, और इन सारे पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि अब आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है दोस्त। क्योंकि रिएक्शंस को कभी भी रट कर याद नहीं किया जा सकता यार दोस्त, केमिस्ट्री है ये, इसे रटना नहीं समझना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने, क्वेश्चन पूछने वाले ने अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चंस को बदल दिया तो वही गलती हमसे हो सकती है जो पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ने की थी। तो दोस्त, सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि परंपरागत पैटर्न्स को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन 2025 और 2026 से यह देखने को मिला है कि एमपी बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल दिया। एमपी बोर्ड ने अपने अपडेटेड क्वेश्चंस लेकर आए। उन अपडेटेड क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे पाए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। जिन स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था वही स्टूडेंट्स इन पेपर्स को सॉल्व कर पाए, और परंपरागत क्वेश्चंस जो याद करके गए थे वो सारे स्टूडेंट्स को बस हाथ लगी तो निराशा, उदासी और एक रिग्रेट कि मैं रटा क्यों। क्योंकि स्टूडेंट्स ने हो सकता है कुछ बुक्स जैसे कि परीक्षा अध्ययन वगैरह का सहारा लिया और वो क्वेश्चंस रट लिए, और वो एक भी क्वेश्चंस पेपर में देखने को नहीं मिले। तो भाई साहब, अब हमें क्या करना चाहिए, क्यों हुआ ऐसा, क्या परिवर्तन आया, इससे पहले मैं कुछ उदाहरण लूंगा 2026 के पेपर के, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये जो 2026 केमिस्ट्री का पेपर था, इस 2026 केमिस्ट्री के पेपर में ऐसे कौन से प्रश्न थे, किस तरह से एमपी बोर्ड ने पूछे। तो अगर दोस्त हम बात करें 2026 के इस पेपर की, तो इस पेपर में अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे थे जो बहुत इजी आए, लेकिन वो इजी ऑब्जेक्टिव भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे, जैसे कि डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या। ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं एक और अन्य ऑब्जेक्टिव की, जिसमें एमपी बोर्ड ने पूछा कि सैलिसिलिक अम्ल से के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो ये एक पूरी सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण की अभिक्रिया से उसने प्रश्न पूछ लिया। इसके बाद में इसका अगला ही ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें कि अम्ल क्लोराइड से बेरियम सल्फेट प्राप्त करने के लिए PDBA-SO4 जो उत्प्रेरक होता है, पैलेडियम सल्फेट जो उत्प्रेरक होता है, वो कौन सी अभिक्रिया है। तो भाई साहब, उसने रोजनमुंड से ये प्रश्न पूछा और इसे एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, बड़े कॉन्सेप्ट को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में डाल दिया। वहीं पर अगर हम बात करें और अन्य कई सारे ऐसे प्रश्नों की, तो एमपी बोर्ड ने बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर छोटे क्वेश्चंस बनाए, और वहीं पर छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बड़े क्वेश्चंस भी बनाए हैं। अब यहां पर एक और आप रिक्त स्थान देखो, CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन के एल्किल में
डालने पर ब्रोमीन लाल रंग विलुप्त हो जाता है, यह किस कारण से होता है, अणु की यह क्या बताता है? तो हमें पता है ये असंतृप्तता की पहचान के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। असंतृप्तता की जब हम पहचान करते हैं तो वहां पर हम ब्रोमीन जल का उपयोग करते हैं। तो ये बड़े कॉन्सेप्ट से छोटा क्वेश्चंस बना लिया एमपी बोर्ड ने। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो स्टूडेंट्स इजीली यहां पर लिख कर आते कि असंतृप्तता की पहचान के लिए ब्रोमीन जल टेस्ट किया जाता है। वहीं पर और कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे गए, लेकिन उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट काफी बड़ा एमपी बोर्ड ने पूछा। जैसे कि यहां पर, हाँ, यहां पर जो सही जोड़ी पूछी गई वो बेशक बहुत ही इजी पूछी गई। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में सब कुछ चीजें टफ भी पूछी गई थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो काफी इजी पूछी गई थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं 2 नंबर्स के क्वेश्चंस की, तो 2 नंबर में एमपी बोर्ड ने किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए गए। यहां पर एमपी बोर्ड ने जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा, क्रोमेट आयंस की संरचना और मैग्नेट आयन की संरचना। क्रोमेट आयन की संरचना हम पढ़ते हैं K2Cr2O7 जब हम पढ़ते हैं, K2Cr2O7 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पहले क्रोमेट बनता है, CrO4 2- बनता है। तो इसी क्रोमेट आयन की संरचना हमसे पूछ ली गई। सीधे सीधे 2 नंबर में यह संरचना पूछी। अगर स्टूडेंट्स को इतना पता होता कि इस प्रकार से क्रोमेट आयन की संरचना बनती है और 2- का चार्ज लगता है, बस 2 नंबर यहां से मिल जाते। वहीं मैग्नेट आयन जब हम KMnO4 पढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ते हैं DMF ब्लॉक के तत्वों में, तो वहां पर हम मैग्नेट आयन की भी संरचना पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चंस को पूछा गया एमपी बोर्ड ने, जो कि 2 नंबर में पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है, लेकिन यहां पर सिर्फ संरचना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पर उन्होंने सब कुछ याद कर लिया होगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने की रासायनिक अभिक्रिया याद कर ली होगी, लेकिन उन्होंने क्रोमेट आयन की संरचना नहीं पढ़ी। अगर स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि K2Cr2O7 जब हम बनाते हैं उससे पहले जो क्रोमेट आयन बनता है ना, उस क्रोमेट आयन को की संरचना कैसी होती है, उस पर आवेश कितना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आता है। वहीं पर अगर और थोड़ा मैं आगे चलूं, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा उसने जिसका कॉन्सेप्ट टफ था लेकिन मार्क्स कम थे, कि एमपी बोर्ड ने हमसे पूछा कि निकल टेट्राक्लोराइड 2- जो होता है उस वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि निकल टेट्रा कार्बोनिल जो होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब यहां पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, जब हम DMF ब्लॉक के तत्वों में पढ़ते हैं इनके चुंबकीय गुणों को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, तो हम समझते हैं कि कब वो अनुचुंबकीय होता है, कब कोई पदार्थ या कोई यौगिक कब प्रतिचुंबकीय होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, और ये सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया, ये सीधे एनसीईआरटी से उठाया गया एक क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों किया होगा एमपी बोर्ड ने, क्या कारण रहे होंगे एमपी बोर्ड का ऐसा करने का, या इस तरह के टफ क्वेश्चंस को भी 2 नंबर में पूछने का। तो आज हम सारे टॉपिक्स पर बढ़िया से चर्चा करेंगे और क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पेपर में अगर हम आगे जाएं तो यहां पर देखो बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि कोई भी नेम रिएक्शन आती है उसकी आप रिएक्शन रट लेते हो, उसकी थ्योरी रट लेते हो, उसका रिएजेंट रट लेते हो, उसका उत्पाद रट लेते हो, और उसी तरह से वो अगर अभिक्रिया पूछी जाती है तो उसे ऐसी की ऐसी आप लिख कर आ जाते हो। लेकिन यहां पर क्या किया, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन की प्रमुख 2 अंतर लिखी। अब यहां पर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर वो रट कर गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो इजीली लिख पाएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, कि फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड्स में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, इसके बाद में एल्डोल संघनन में क्या होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन पाता। इसके बाद में और जब हम आगे थोड़ा और आगे जाएं तो यहां पर जो कन्वर्जन पूछे गए वो कन्वर्जन देखो कि किस तरह से इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनामीन बनाया जाता है। तो ये 2 अभिक्रियाओं को मिक्स करके एक कन्वर्जन के रूप में पूछ लिया गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया वो भी कन्वर्जन के रूप में पूछा गया, अमीन के कन्वर्जन में इसको हम पढ़ते हैं। अमीन चैप्टर जब 9th नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर अमीन्स के निर्माण विधि में ये बात हम करते हैं, निर्माण के समय हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां से उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके बाद में और भी अगर हम बात करें, यहां पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए, सेंडमेयर अभिक्रिया को लिखते हुए रासायनिक समीकरण लिखी, और एमपी बोर्ड पहले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, अब कुछ ही क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट सेंडमेयर याद करके गए होंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन इजी रहा, मतलब ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स के लिए इजी रहा। तो अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में से जहां पर 70 नंबर का हमारा पेपर पूछा जाता है, तो उन 70 नंबर में से 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस इजी थे, 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन जो 30 नंबर के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन बच्चों को तकलीफ दे गए। अब हमें अपनी तैयारी
इन 40 नंबर के इजी क्वेश्चंस की तो करनी ही करनी है, साथ में ये जो 30 नंबर हैं जिनको एमपी बोर्ड घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, उसकी तैयारी के लिए हमारे रास्ते क्या होने चाहिए, उसकी तैयारी के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। आईयूपीएससी नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, क्योंकि जो हमारा 5वें नंबर का चैप्टर है उपसर संयोजन यौगिक, वहां से डायरेक्ट आईयूपीएससी नाम आते हैं और इस साल भी एमपी बोर्ड ने पूछे डायरेक्ट आईयूपीएससी नाम। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल से किस प्रकार से आप प्राप्त करोगे, एसिटोफिनोन कैसे बनाओगे, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे, स्टाइरीन कैसे बनाओगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे, जिनमें कन्वर्जन आपको याद करना था। अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, प्राथमिक संरचना क्या होती है प्रोटीन की, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस थे, इनको मिलाकर एक 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए हैं, इस प्रकार के, ये अल्फा डी ग्लूकोज के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, एचआई के साथ में, ब्रोमीन जल के साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में। तो इस तरह के प्रश्नों को एमपी बोर्ड के लेवल के हिसाब से पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पर अरिविहान आपको गाइड करेगा। देखो, अरिविहान का सिंपल सा एक ही फंडा है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको क्वेश्चंस खत्म करवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिससे कि प्रश्न किस तरह से भी घुमाकर पूछ ले तो आपके पास में उसका उत्तर रहे। और यही एक बड़ा बदलाव है जो एमपी बोर्ड ने किया है। एमपी बोर्ड अब नहीं चाहता कि आपने कितना पढ़ा है, एमपी बोर्ड अब ये चाहता है कि आपने कितना समझा है सिलेबस को, और अगर आपने सिलेबस को समझा है तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। और यही सबसे बड़ा बदलाव एमपी बोर्ड लेकर आया है मेरे दोस्त। और इसके लिए आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी कैसी होनी चाहिए, पर उससे पहले ऐसा क्यों किया एमपी बोर्ड ने, आखिर हमारे साथ ऐसा होता है ना, तुम लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि ऐसा आखिरकार हमारे ही समय पर क्यों हुआ। तो दोस्त, ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये कि अब हमारे सिलेबस में पिछले 3-4 सालों से एनसीईआरटी फॉलो होना स्टार्ट हो गई है, और अब एमपी बोर्ड ये समझता है कि बच्चा जब आगे पढ़ेगा, जब वो आगे नीट जेई की प्रिपरेशन करेगा तो उसे एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी है। तो अब जो एमपी बोर्ड पूछता है वो सीधे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से उठाकर पूछ लेता है, सीधे एमपी बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से बच्चा सॉल्व करके क्वेश्चन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा जो कारण रहा है, वो दूसरा कारण रहा है एनईपी। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से हमारा उद्देश्य सिर्फ इस बात की ओर झुका है कि अब बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज रट कर कभी भी नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज कॉन्सेप्ट को समझ कर आता है। इसीलिए अब पेपर के लेवल को अपडेट किया गया ताकि आपके पढ़ने की जो दिशा है वो दिशा बदले, और जो समझने की, कॉन्सेप्ट को याद करने की, या कॉन्सेप्ट से अलग अलग तोड़ मरोड़ कर जो बने हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ में डील करने की आपका जो तरीका है वो बदले। तो ऐसा इसलिए हुआ मेरे दोस्त। अब इसका समाधान क्या है, समाधान मैंने पहले भी आपको बताया है कि दोस्त, रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि रट कर आप 10, 20, 25 क्वेश्चन याद कर लोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट की तरफ अपना झुकाव नहीं लाए, कॉन्सेप्ट की तरफ अपना झुकाव नहीं लाए, तो अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी बदल कर पूछ लिया गया तो आप वहां पर फेल हो जाओगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और वहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती महसूस करोगे, रिग्रेट करोगे उस पेपर के दौरान। तो अरिविहान आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि पिछले साल केमिस्ट्री का पेपर ऐसा पूछा गया, इस साल फिजिक्स का पेपर वैसे पूछ लिया जाए, मैथ्स, बायोलॉजी का पेपर उस तरह से पूछ लिया जाए। तो हमें हर एक सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। छोटी से छोटी लाइन भी अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो उसका समाधान पहले निकालना है, उसके बाद ही आगे के कॉन्सेप्ट पर हमें बढ़ना है। कैसे निकालेंगे भैया, हर एक चीज को कैसे समझेंगे, तो हमने आपके लिए आस्क डाउट वाला एक मस्त फीचर डेवलप कर रखा है, जहां पर आप किसी भी क्वेश्चंस का इजी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल, कैसे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अरिविहान एप्लीकेशंस के आस्क डाउट बटन पर। तो दोस्त, अब 2027 का ये पेपर जो है इसे हमें किस तरह का बनाना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है, पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्विंग पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ अपना रुख करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आज से लग जाओ, और कमेंट करके ये जरूर लिखना दोस्त
कि कॉन्सेप्ट, कि मैं आज से क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा। दोस्त कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन कौन लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पर नहीं। तो चलिए अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके साथ हमेशा अरिविहान था, है और रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।